कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 5 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में, बुयेंसी फोर्स के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा पार्ट 4 था उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिलेगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में प्रेशर क्या होगी, उनकी वैल्यू क्या होंगी, इसके बारे में इस टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेशर पढ़े थे, तो प्रेशर क्या आया था? परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? फ्लूइड्स का। तो सपोज ये हमारा एक सिलिंड्रिकल वेसल है और इसमें हमने फ्लूइड को भर रखा है। क्लियर है? और फ्लूइड का हाइट सपोज h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है और इसका जो एरिया है वो a मान रख रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या मान लिया? a मान लिया। क्लियर है? इस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो रो है। क्लियर है? आया समझ में? तो अब हमें प्रेशर लिखना है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, ये लिखेंगे हम लोग। अब फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा होगा? तो फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी, इस लिक्विड या इस फ्लूइड की मास इंटू जो जी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा? ग्रेविटी के द्वारा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? mg लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? अब मास तो उसका पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपन क्या होता है? वॉल्यूम होता है, नहीं होता है? तो हमें मास चाहिए, तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे जो मास है, मास को हम लोग क्या लिख देंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अपन क्या है? एरिया। तो अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया। क्लियर है? अब ये वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? इसका एरिया इंटू जितने हाइट तक है लिक्विड में। तो अगर इसके वॉल्यूम को अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहें तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रो वी को अब क्या लिखेंगे? एरिया इंटू हाइट इंटू जी, नीचे में क्या है हमारा? एरिया। क्लियर है? ये हमारा क्या है? प्रेशर। अब देखिए ऊपर में एरिया, नीचे में एरिया क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रो एच जी। तो प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इन ए कंटेनर एट हाइट h विल बी रो एच जी। क्या होगा? रो एच जी। तो किसी भी फ्लूइड के द्वारा किसी भी वेसल पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? रो एच जी के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आया समझ में यहाँ तक? क्लियर है? अब हम लोग फोर्स की बात करें। किसकी बात करें? फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर होगा? तो फोर्स क्या होगा? अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स ऑफ ए फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ ए फ्लूइड प्रेशर कितना आ चुका है? रो एच जी, और एरिया को क्या लिखेंगे? ए, और ए इंटू एच फिर से क्या हो जाएगा? वी। तो ये आ जाएगा रो वी जी। तो फोर्स की बात की जाएगी तो फोर्स हम लोग याद रखेंगे क्या? रो वी जी, और प्रेशर क्या होगा? रो एच जी। क्लियर है? आया समझ में? बहुत ही आसान टॉपिक था। जितने हाइट तक लिक्विड होगा उतना ही हाइट तक उस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर इक्वल टू रो एच जी। रो इसकी क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए रब कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बुयेंसी एंड बुयेंट फोर्स। बुयेंट फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है बुयेंसी, क्या होता है अपथ्रस्ट, क्या होता है बुयेंट फोर्स, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास अगर सपोज एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल वेसल है और उसमें फ्लूइड को हमने भर रखा है, और उस फ्लूइड में अगर कभी भी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? इमर्स कर दिया। हमने क्या कर दिया? एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया। फ्लूइड लिया किसी भी वेसल में, उस फ्लूइड में
उस वेसल में फ्लूइड भरा और उस फ्लूइड के अंदर एक वेसल या एक सॉलिड को हमने रख दिया। तो आप लोग देखते होंगे कि किसी बाल्टी में कभी भी किसी भी कंटेनर में पानी भर के अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, अपने आप उसको रिलीज करते हैं तो ऊपर आ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि लिक्विड एक फोर्स लगा रहा होता है, लिक्विड या ये फ्लूइड जो होता है, जिस फ्लूइड में उसको डुबा रहे हैं, वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है और किधर की तरफ लगा रहा होता है, ऊपर की तरफ। क्लियर? किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स। क्लियर है? कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर हम लोग डुबाएंगे तो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्यों बोलते होंगे? क्लियर हो गया होगा। अप यानी कि ऊपर की तरफ, थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ऐसा क्या होता है कि सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स कराया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, वैसे इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो आपस में क्या होते हैं? बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस आउट। हाँ, लिक्विड जो होता है कंटेनर के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बैलेंस आउट हो जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर ऐसे लग रहा है तो इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा होगा, तो ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं वो सारे बैलेंस आउट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रहे होते हैं? तो हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट हमेशा किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। अगर इसका मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है तो mg किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। और लास्ट चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के ऊपर mg लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ये लिक्विड भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही लिक्विड जो इसके ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। क्लियर है? आया समझ में? अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अप थ्रस्ट और जो हमारा वेट है mg, वो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं लाई करते हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट पे लाई करते हैं। ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये कहाँ पे लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये सेंटर ऑफ बुएंसी पे। कहाँ पे लगता है? अलग अलग पॉइंट पे। कभी कभी हो सकता है दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर जाए, लेकिन याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और बुएंसी फोर्स या बुएंट फोर्स कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है सेंटर ऑफ बुएंसी पे। दोनों अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्लियर है? अब बुएंट फोर्स या अपथ्रस्ट क्या होता है? तो अपवर्ड फोर्स जो पानी लगा रहा होता है, जो लिक्विड लगा रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्या किया गया है? इमर्स कराया गया है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या? बुएंसी। क्लियर है? बुएंसी इस फिनोमिना को बोलते हैं, और फोर्स को हम लोग बोलते हैं बुएंट फोर्स या अप थ्रस्ट। क्लियर है? और अभी हमने अप थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो अभी जस्ट हम लोग जब प्रेशर इन लिक्विड हम लोग निकाले थे तो वहाँ पे जो फोर्स आया था वो कितना आया था? रो वी जी। प्रेशर कितना आया था? रो एच जी। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी? रो वी जी। याद रहेगा? अपथ्रस्ट कितना होगा? रो वी जी। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपन एरिया होता है ना, तो फोर्स चाहिए तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर रो एच जी आया था, और एच को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो वी जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आया समझ में टॉपिक? क्लियर है? अपथ्रस्ट या बुएंट फोर्स क्या होता है? आ रहा समझ में? चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे होंगे तो। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट बहुत आसान टॉपिक है, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ वाटर पे अगर हम लोग रखते हैं तो क्या होता है? या तो वो फ्लोट करने लगता है, या वो क्या होता है? सिंक कर जाता है, डूब जाता है। तो हम लोग दोनों का कंडीशन पढ़ लेंगे कि फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा। क्लियर है? अगर
ये किस पे डिपेंड करता है? बुएंसी, जैसे अभी हम लोग जस्ट बुएंसी फोर्स की बात किए हैं, तो बुएंसी फोर्स जो है अपथ्रस्ट या बुएंट फोर्स जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, दोनों के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इस बात को भी याद रखेंगे कि बुएंट फोर्स जो है अपथ्रस्ट, ये क्या है? अपथ्रस्ट जो है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। क्लियर है? किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर वही डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा, नीचे की तरफ डूब जाएगा। कंडीशन क्लियर है? कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा? तो फ्लोट और सिंक किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे। किसके? ऑब्जेक्ट के और फ्लूइड के, दोनों के। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो सिंक करेगा, सॉरी फ्लोट करेगा, और ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। तो आप लोग देखते होगे नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, अगर प्लास्टिक की बॉल लेते हो, पानी में रखते हो, तो वो क्या करता है? फ्लोट करता है, करता है नहीं करता है? वही रबड़ बॉल लेते हो तो वो क्या होता है? डूब जाता है। डूबता है नहीं डूबता है? ये आयरन रोड लेते हो तो वो क्या होता है? पानी में डूब जाता है। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर और डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर। तो लेस है तो फ्लोट किया, मोर है तो सिंक किया। क्लियर है? याद रहेगा एग्जांपल्स भी। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा। क्लियर है? और डेंसिटी तो आपको पता ही है क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। क्लियर है? इस रिलेशन को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं एक्सरसाइज में, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस भी हो जाएगा। क्लियर है? कंडीशन कम होगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो फ्लोट करेगा, ज़्यादा होगा तो सिंक करेगा। क्लियर है? किससे? फ्लूइड से। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? यानी जब फ्लोट करता है तो क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम में। तो ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करता है तो उसके ऊपर एफ नेट जो लग रहा होता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि वो कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम में। एक कंडीशन ये याद रखेंगे। क्लियर है? लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो अपथ्रस्ट उसके ऊपर लग रहा होता है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। क्या बोला गया? कि अपथ्रस्ट जो लगेगा, जैसे सपोज कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्लियर है? तो फ्लोट कर रहा है तो जो अपथ्रस्ट इसके ऊपर लग रहा होगा, जो अपथ्रस्ट इसके ऊपर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? तो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। कंडीशन क्या है? कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा। और अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट की वैल्यू रो वी जी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? m इंटू जी। वेट कितना लग रहा होगा? m इंटू जी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? अब इस ऑब्जेक्ट का अगर एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसका टोटल हाइट को मानते हैं h, और जो हाइट इसके अंदर इमर्स्ड है उसको hi मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? hi। क्लियर है? आ रहा है समझ में अभी तक? कोई दिक्कत? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट mg और अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? रो। रो किसका? फ्लूइड का, इस फ्लूइड का डेंसिटी इंटू v। v किसका? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। वॉल्यूम किसका लेते थे? जो ऑब्जेक्ट इमर्स हुआ है उसी का वॉल्यूम इंटू जी। मैंने बताया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है वो रो भी जी के बराबर होता है। रो किसका होता है? फ्लूइड का। भी किसका होता है? ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है, और जी होता है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मास की बात करें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास, तो मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m को हम लोग ये भी लिख सकते हैं रो इंटू वी, तो डेंसिटी को लिख दिए रो, ये रो किसका होगा सॉलिड का या ऑब्जेक्ट का, इंटू भी किसका होगा सॉलिड का, इंटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बचेगा रो ऑफ सॉलिड एस इंटू वी ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू उसका हाइट, एरिया इंटू उसका हाइट, क्लियर है। और रो ऑफ फ्लूइड क्या होगा रो एफ, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा एरिया ए, और कितना हाइट इमर्स्ड है एच आई, यानी कि ए इंटू एच आई, क्लियर है। तो ए क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा रो एस इंटू एच इज इक्वल टू रो एफ इंटू एच आई। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल रो एस इंटू एच इज इक्वल टू रो एफ इंटू एच आई। एच आई क्या है हाइट इमर्स्ड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, कितना वो डूबा हुआ है उस हाइट की बात किया जा रहा है। और एच क्या है टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल हमें कौन सा रिलेशन लगाना है ये, अगर चाहे तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको ये सारा चीज़ लिखना होगा, आ रहा समझ में, या आप डायरेक्ट इस रिलेशन को लगा करके एक लाइन में आंसर पा सकते हैं, क्लियर है। तो या तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होता है तो रो एस दिया होता है तो रो एफ पूछता है, रो एफ दिया होता है तो रो एस पूछता है, क्लियर है। और जनरली रो एफ दे देता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इस वैल्यू को याद रखेंगे हम लोग, क्लियर है। तो हमेशा वाटर देता है तो ये वॉल्यूम अपने आप ये डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जनरली हमसे पूछता है। ये दोनों हाइट हमारे गिवन होते हैं, 4 वेरिएबल है ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 4 में से 3 दिया होगा और एक आपसे पूछा गया, क्लियर है। आया समझ में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्लियर है। क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड पे रखा गया और वो फ्लोट कर रहा है यानी नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है, क्लियर है। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 9th में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन या स्टेट आर्किमेडिस प्रिंसिपल। तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम लोग अपने रियल लाइफ में ऑलरेडी फील कर चुके हैं, भले ही उस समय हमें नहीं पता है कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल होता है, बट आज से आप लोग को पता चल जाएगा कि वो आर्किमेडिस प्रिंसिपल है। क्या होता है कि जब आप बाल्टी में पूरा पानी भर लेते हो और अपने हैंड को जितना ही उसके अंदर इमर्स करते जाते हो उतना ही पानी बाहर निकलता जाता है, यही है क्या आर्किमेडिस प्रिंसिपल। तो आर्किमेडिस साहब ने क्या बोला कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड में किसी बॉडी को डुबा रहे हैं पूरा या पार्शियली मीन्स आधा अधूरा, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा और वो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जितना पानी उससे बाहर निकलेगा, क्लियर है, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा। तो सपोज ये कंटेनर है, अगर इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट को डुबाया तो ऑब्जेक्ट को अगर इसके अंदर डुबाया गया तो ये ऑब्जेक्ट इतना पोर्शन क्या हुआ है डूबा हुआ है, तो इतना पोर्शन अगर डूबा है तो इतना स्पेस वो लिया, इतना वॉल्यूम लिया, तो जितना ये वॉल्यूम लिया उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा वहाँ के लिक्विड क्या होंगे डिस्प्लेस होंगे। इसी प्रिंसिपल को बोला गया आर्किमेडिस प्रिंसिपल। क्या बोला कि जितना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या जितना ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स करोगे जो अपवर्ड फोर्स होगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके बराबर होगा। जो अपवर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसी के बराबर क्या होगा अपवर्ड फोर्स होगा। और इसी प्रिंसिपल को बोला गया क्या आर्किमेडिस प्रिंसिपल। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सा टॉपिक
है ना। स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा डुबाओ या आधा अधूरा डुबाओ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो अपथ्रस्ट होगा वह किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोले, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझ में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लिए होंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का, क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? तो बहुत ही आसान है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में किसी चीज़ की बातें करते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग रिलेटिव। क्लियर है, तो रिलेटिव एक कंपैरेटिव टर्म है। तो ये क्या किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के साथ एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रेशियो, रेशियो यानी कि डिवाइड, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता है तो रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं, या रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता कर सकते हैं। तो जब रिलेटिव डेंसिटी पता होगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता होगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ में आया। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 में से एक ऑलरेडी नोन है, 1000 याद रखेंगे हम लोग। अगर इन दोनों में से कोई एक देगा तो दूसरा पूछेगा। क्लियर है, अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। क्लियर है, आया समझ में? बहुत ही आसान टॉपिक है। क्लियर है, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के। अगर वीडियो वाकई में पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।